हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे रेलवे के जो भी साइंस है उसको कवर करेंगे। तो आज हम बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको मैं वन लाइनर पढ़ाऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः जो है कब हुई थी? 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम लगभग जो था वो कब हुआ था? तो आप देख सकते 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांतों में से एक के अनुसार पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में किसका मिश्रण था? तो जीवन की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में जो होता है वो मीथेन, उसके बाद NH3 CO2 हो जाएगा। ठीक है। अमोनिया और CO2 का मिश्रण था। कौन सी गैस प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल से जो था अनुपस्थित थी? तो ऑक्सीजन। आर्द्र वायुमंडल क्यों कम हो रहा है? हाइड्रोजन परमाणु में कमी के कारण। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो कौन सा है? वो आपका नीलहरित शैवाल हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति का सबसे आधुनिक सिद्धांत जो है वो कौन सा है? तो आपका रासायनिक उद्विकास का सिद्धांत हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक उद्विकास सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो आपका AI ओपेरिन ने प्रस्तुत किया। किसने? AI ओपेरिन ने। जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो आपके ओपेरिन हो जाएंगे। जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्कसंगत सिद्धांत जो है वो किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके लेमार ने प्रस्तुत किया था 1809 ईस्वी में। यह आपका इंपॉर्टेंट है। जैव विकास परिकल्पना का पहला तर्क लेमार्क ने हो जाएगा। ठीक है। ये आपको पूछा गया था पिछली बार रेलवे में। लैमार्क का सिद्धांत जो है वो क्या कहलाता है? तो लैमार्कवाद हो जाएगा। लैमार्कवाद जो थे किस पर आधारित है? बड़े होने की प्रवृत्ति, वातावरण का सीधा प्रभाव हो जाएगा, अंगों का उपयोग या अनुप्रयोग का प्रभाव, उपार्जित लक्षणों की वंशागति हो जाएगी। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो लैमार्कवाद को। लैमार्क की पुस्तक का नाम क्या है? तो फिलोसफिक जूलॉजिक हो जाएगा। ठीक है। जैव विकास को सर्वप्रथम जो था वो किसने समझाया था? तो लैमार्क ने समझाया था 1809 में। कौन एक अंग्रेजी प्रकृतिवादी भूवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी थे जो विकास के संबंधित विज्ञान में उनके योगदान के लिए जो है जाने जाते हैं? तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जाएंगे। जैव विकास का प्राकृतिक चयन सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो आपके चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत किया था। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने प्रतिपादित किया था। ठीक है। 1859 में। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का जो था प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में डार्विन का प्रकृति चयन सिद्धांत किस पर आधारित है? जीवन में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता, जीवन संघर्ष, विभिन्नताएं और इसकी विसंगति हो जाएगी, वंशागति हो जाएगी, योग्यतम की अतिजीविता अथवा प्राकृतिक चयन। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद किस पर आधारित है? ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा। प्रजातियों की संख्या बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? प्रजनन। ठीक है। मतलब प्रजातियों की संख्या को बनाए रखना है, उसकी विलुप्तता मतलब वो विलुप्त होने से रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रजनन आवश्यक है। प्रजातियों की संख्या बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? तो आपका प्रजनन हो जाएगा। विकास का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक वरण हो जाएगा। ठीक है। जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसको प्राकृतिक चयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक जो होता है वो चयन बोलते हैं। ठीक है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को किस प्रकार स्पष्ट किया जाता है? अंगों के उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से, मतलब अंगों के जो लोप होते हैं उसको कैसे मतलब परिभाषित करते हैं? उसको ऐसे बोल सकते हैं कि अंगों का उपयोग और अनुपयोग किए जाते हैं। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक किसने लिखी थी? डार्विन ने जाएगा। ये आपका जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज जो होता है ये आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये भी याद रखना। ठीक है। आगे चलते हैं। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है? तो उत्परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। उसके विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है था? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ह्यूगो डी ब्रिज ने विकास को उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन जो था ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। ह्यूगो डी ब्रिज ने अपना प्रयोग किस पर किया था? तो सांद प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमर्केडियाना पे। ठीक है। किसी जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है क्या कहलाता है? उत्परिवर्तित कहलाता है, म्यूटेंट कहलाता है।
वह कौन सा विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो ये आपका उत्परिवर्तन हो जाएगा। विकासवादी संबंधों के प्रमाण कौन प्रदान करता है? तो जीवाश्म हो जाएगा। लाखों वर्षों से आदिम जीवों में क्रमिक परिवर्तन का अनुक्रम है, किसके परिणाम स्वरूप नई प्रजातियों का गठन होता है? क्रमागत उन्नति हो जाएगा। किसी पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है, तो आपका युगलीना हो जाएगी। आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। युगलीना जो होता है वो पादप और जंतुओं के बीच की संयोजक कड़ी माना जाता है। किसी एनालिडा और मोलस्का के बीच की कड़ी माना जाता है, तो नियोपीलाइना को माना जाता है। किसी सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी माना जाता है ऑर्कियोपटेरिक्स को, ठीक, ऑर्कियोपटेरिक्स को। आर्कियोपटोरिक्स क्या होता है? जुरैसिक युग का सर्वपुरातन जो होता है वो पक्षी है। किसी सरीसृप तथा स्थानियों के बीच की कड़ी माना जाता है, तो एकिडेना और प्लेटिपस को। किसको? एकिडेना और प्लेटिपस को। अंडे देने वाली स्तनपायी जो है कौन सी है? तो प्लेटिपस हो जाएगा। जीवधारियों में नई प्रजाति के क्रमिक विकास करने की संभावना जो है क्यों अधिक है? द्विवर्ड अणुओं के विभाजन के कारण। द्विवर्ड अणुओं के जो है विभाजन के कारण हो जाएगा। जिन अंगों की मूल संरचना जो होती है वो भिन्न होती है, लेकिन देखने में वे एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको समरूप अंग बोलते हैं, ठीक है। इनकी मूल संरचना मतलब अलग रहती है, लेकिन देखने में एक जैसे होते हैं और कार्य भी समान होते हैं, उनको समरूप बोलते हैं। लैबस्टर की पूंछ और व्हेल के फॉल जो होता है क्या है? ये आपका समरूप अंग है, ये आपको याद रखना है। वैसे जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है, परंतु उनके द्वारा किए जाने वाला कार्य भिन्न होता है, तो वो क्या कहलाते हैं? समजात हो जाएंगे। किस युग के दौरान विशालकाय सरीसृप डायनासोर फूले फले थे? मेसोजोइक युग हो जाएगा। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गया था? तो क्रिस्टेशियस युग में। क्रिस्टेशियस युग में जो था विलुप्त हो गया था। मैमथ किसके पूर्वज थे? तो ये आपके हाथी के थे। किसके थे? हाथी के थे। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम की बात करेंगे तो सैलामेंडर, अजगर और कंगारू हो जाएगा। किस महाकल्प को स्तनधारियों के महाकल्प के रूप में जो है जाना जाता है? तो नूतन जीवी हो जाएगा। मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं, जो कहाँ से विकसित हुए हैं? अफ्रीका से। मनुष्य की अनुवांशिकी का पता कहाँ से लगाया जा सकता है? तो अफ्रीका से हो जाएगा। होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनाइड्स कौन थे? तो आपके क्रो मैग्नन हो जाएंगे। आधुनिक मनुष्य के हाल के पूर्वज जो है वो कौन है? तो आपके क्रो मैग्नन मनुष्य हो जाएंगे। कौन देंगे? क्रो मैग्नन मनुष्य। वैज्ञानिक ने होमो सेपियंस का जो होता है वो क्या अर्थ है? ये इसका मतलब होता है बुद्धिमान आदमी हो जाएगा, ठीक है। शब्द डेनिस शोवन कभी कभी समाचार माध्यम में किस संदर्भ में आता है? एक आदि मानव जाति हो जाएगा। वर्ष 2015 में किस होमोजिन्स की एक नई प्रजाति की खोज राइजिंग स्टार के सिस्टम क्रेडल ऑफ ह्यूमनसाइड दक्षिण अफ्रीका के दिनाल्डी चैम्बर में की गई थी? तो आपका होमो नलेडी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमो नलेडी। अभी तक हमने पढ़ा है जैव उत्परिवर्तन, अब हम पढ़ते लेते हैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी, ठीक है। विज्ञान जो था वो किसे कहते हैं? तो सुसंगठित सुव्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ज्ञान को तो विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग जो तो सर्वप्रथम किसने दिया था? लेमार और ट्रेवरेनस ने। ये तो आपका पूछता है तो याद रखना है। जीव विज्ञान की मुख्यतः कितनी शाखाएं हैं? 2 हो जाएगी, जूलॉजी और बॉटनी हो जाएगी। जूलॉजी में जीवों के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी में हम लोग पेड़ पौधे इन सब के बारे में पढ़ते हैं। जूलॉजी की कितनी उपशाखाएं होती हैं? तो अनेक होती हैं। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जीवित व मृत जंतुओं का। जंतु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो अरस्तु को। हिस्टोरिया एनिमेलियम किसकी रचना है? तो अरस्तु की हो जाएगी। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन करता है? जंतुओं का। जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वर्गीकी बोलते हैं। जीव की आकृति, उसकी रचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो मार्फोलॉजी बोलते हैं। मनुष्य के विकास का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। किसके अंतर्गत किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की किस शाखा में मानव जाति का समाजशास्त्रीय अध्ययन किया जाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी में। मानव जैसी प्रजातियां जैसे बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं? प्राइमेटोलॉजी। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में आता है? ऑस्टियोलॉजी हो जाएगा। ऑस्टियो मतलब हड्डी होता है। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा में की जाती है? ऑस्टियोलॉजी में। जेनेटिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकता और विचरण का। किसका? आनुवंशिकता और जो था विचरण का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। विज्ञान की किस भाषा में आनुवंशिकता जेनेटिक अभियांत्रिकी के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है? तो यूजेनिक्स में।
हिमेटोलॉजी के अध्ययन किससे संबंधित है? तो रक्त से हो जाएगा। शरीर विज्ञान और चिकित्सा की किस शाखा में पुरुषों की विशिष्ट रोग और स्थितियों का अध्ययन किया जाता है? तो एंड्रोलॉजी हो जाएगा। तो एंड्रो से संबंधित पुरुष का हो जाएगा जो भी है, ठीक है। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के में यकृत यकृत की बात करें तो यकृत को इंग्लिश में जाता है हेपैट बोलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसके उपचार को हेपेटोलॉजी बोलते हैं, तो याद रखना है। कैंसर का उपचार चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑन्कोलॉजी हो जाएगी, ठीक है। ऑन्कोलॉजी हो जाएगी, आपको याद रखना है, ऑन्कोलॉजी हो जाएगा। कोशिका के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी हो जाएगा, साइटोलॉजी। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन की बात करेंगे तो ऊतक विज्ञान हो जाएगा। चिकित्सा विज्ञान की किस शाखा के अंदर किडनी के जो होता है नेफ्रो बोलते हैं, नेफ्रॉन होता है ना इसकी इकाई, किडनी की जिसमें छोटी के नेफ्रॉन होता है उसी से बना है, नेफ्रोलॉजी हो जाएगा। जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इकोलॉजी हो जाएगा, परिस्थितिकी विज्ञान। विज्ञान की शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो आपके पैरों से संबंधित है। किस संबंधित है? पैरों से। स्वप्नों का अध्ययन जो है किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? ऑनोरियोलॉजी हो जाएगा। किससे? ऑनोरियोलॉजी। पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? साइनोलॉजी हो जाएगा। साइनोलॉजी को पालतू कुत्तों का अध्ययन होता है। पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथोलॉजी। ऑर्निथोफिली यानी कि पक्षी परागण से कौन प्रभावित होता है? तो पक्षी हो जाएगा। ऑर्निथो का मतलब होता है आपका, मतलब ये बर्ड्स के लिए यूज करते हैं, पक्षी के लिए यूज करते हैं। पक्षियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं। सोरोलॉजी की बात करेंगे तो सोरो छिपकली को बोलते हैं, छिपकली लिजार्ड यानी कि जो छिपकली का अध्ययन होता है उसको सोरोलॉजी बोलते हैं। सोरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? छिपकली का हो जाएगा। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। कीट संवर्धन क्या होता है? कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसको कीट संवर्धन बोलते हैं। मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है? आर्कनोलॉजी हो जाएगा। जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत उभयचरों और सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है? तो हर्पेटोलॉजी। हर्पेटो का मतलब होता है जो उभयचर या सरीसृप होते हैं उनका अध्ययन। मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या बोलते हैं? इक्थियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है, इक्थियोलॉजी। सर्पों के विषय में अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका सर्पेटोलॉजी हो जाएगा। विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इथनोलॉजी। किसी विशेष किसी विशेष संस्कृति के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इथनोग्राफी बोलते हैं। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहारों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? इथोलॉजी। नैतिक आचार तथा कर्तव्य के मनोवैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एथिक्स बोलते हैं। एथिक्स जो नैतिक आचार होता है। जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जो होता है जनांकीकी बोलते हैं। बायोसिस्टमैटिक्स का जो होता है वो क्या उद्देश्य है? अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलो फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का जो होता है वर्गीकरण हो जाएगा। जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों एवं अभियांत्रिकी तंत्रों का निर्माण करना क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। किसका अध्ययन करते हैं? पादप जीवाश्मों का। प्राचीन काल के जानवरों, पौधे एवं अन्य जीवों के संरचित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान जो है क्या कहलाता है? वो आपका जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे के परागण, बीजाणुओं और कुछ कुछ सूक्ष्म पलवक के जीवों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पैलिनोलॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पैलिनोलॉजी। जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसको जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं। कवक के अध्ययन क्या कहलाता है? तो आपका कवक विज्ञान हो जाएगा, ठीक है। पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पौधों का। किस समूह के पौधों में जाइलम एवं फ्लोएम का अभाव होता है? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो होता है जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, बस आपके फाल्स रूट होते हैं। किसमें संवहन ऊतक पूर्ण रूप से जो है विकसित होता है? टेरिडोफाइट में। शुष्क जलवायु के लिए भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? जीरोफाइटा हो जाएगा। जीरोफाइट्स यानी कि मरुद्भिद बोलते हैं। किस वर्ग के पौधे अन्य पौधों पर यांत्रिक अवलंबन के लिए निर्भर रहते हैं? तो एपीफाइट्स वर्ग के। एपीफाइट्स वर्ग के, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर आपने यहाँ तक अपनी वीडियो कंटिन्यू कर लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ये बस ऐसे ही देखना है।
फूलों के अध्ययन को जो तो क्या कहते हैं? एंथोलॉजी बोलते हैं। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है? एम्ब्रियोलॉजी यानी कि भ्रूण विज्ञान में किया जाता है। पौधों में बीमारियों का अध्ययन क्या कहलाता है? जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं, तो फाइटोपैथोलॉजी हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो काष्ठीय पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान और किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो एडाफोलॉजी हो जाएगा, एडाफोलॉजी। पैडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मिट्टी है। पैडोलॉजी की बात करेंगे तो मिट्टी। माइक्रोबोलॉजी की बात करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो किसका जन्म किसे कहा जाता है? तो लुई पाश्चर को बोला जाता है। प्रथम संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार जो था किसने किया था? तो जेड जॉनसन और एच जॉनसन ने किया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आप पढ़ लेते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखा उनके विवरण। टैक्सोनॉमी की बात करेंगे, वर्गीकी में जीवों का वैज्ञानिक ढंग से वर्गीकरण हो जाएगा। जूलॉजी की मतलब होता है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का, विभिन्न प्रकार के जंतुओं का विस्तृत अध्ययन। बॉटनी की मतलब होता है विभिन्न प्रकार के पादपों का अध्ययन हो जाएगा। फिजियोलॉजी की बात करेंगे तो शरीर के विभिन्न भागों के, फिजियोलॉजी की बात करके इसमें क्या होता है? इसमें शरीर के विभिन्न भागों के जो होता है वो कार्यों का अध्ययन हो जाएगा। मैमोलॉजी की बात करेंगे तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन हो जाएगा। मायोलॉजी की बात करेंगे तो मनुष्य की पेशियों का अध्ययन रहेगा। ऑस्टियोलॉजी जो होता है इसमें अस्थियों का लेते हैं। ऑस्टियो का मतलब हड्डी होता है। कॉन्ड्रोलॉजी की बात करेंगे तो उपास्थ्यों का अध्ययन हो जाएगा। हेमेटोलॉजी जो होता है वो रुधिर का अध्ययन रहेगा। किसका अध्ययन? रुधिर का अध्ययन। बायोनिक्स की बात करेंगे तो जैविक जगत के गुणों सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा आधुनिक उपकरणों और अभियांत्रिकी तंत्रों का जो होता है निर्माण करना हो जाएगा। ठीक है, उसके बायोमेट्री की बात करेंगे तो गणित एवं सांख्यिकी तकनीकों द्वारा जीन विज्ञान का अध्ययन हो जाएगा। पॉलियोबायोलॉजी जो हो जाएगा या फिर जीवाश्मिकी की बात करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? जीवाश्म यानी कि जंतु और पादपों का अध्ययन। पैरासिटोलॉजी की बात करेंगे तो परजीवी जीवों का अध्ययन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परजीवी जो होता है वो जीवों का अध्ययन। बॉटनी की बात करेंगे तो इसमें पादपों का अध्ययन करते हैं। पैलियो बॉटनी की बात करेंगे तो पादप जीवाश्मों का अध्ययन हो जाएगा। माइकोलॉजी जो होता है वो कवक हो जाएगा। कवक का मतलब कुकुरमुत्ता होता है। राइजोजोर्जस क्यूकस के अध्ययन जो हो जाएगा माइकोलॉजी। मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे तो पादपों और जंतु की आकारिकी संरचना का अध्ययन हो जाएगा। फाइटोलॉजी की बात करेंगे तो पौधों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक है, फिर फाइटोमोर्फोलॉजी की बात करेंगे तो पौधों के भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन। एंथोलॉजी जो होता है वो फूलों का अध्ययन हो जाएगा। एंथोलॉजी फूलों का अध्ययन हो जाएगी। ठीक है, एंथोलॉजी जो होता है आपको फूलों का अध्ययन। पैलिनोलॉजी जो होता है विभिन्न प्रकार के परागकणों, पैलिनो का मतलब होता है परागकणों का अध्ययन। एग्रोस्टोलॉजी की बात करेंगे घास से संबंधित, एग्रीकल्चर से बना एग्रो, तो एग्रो का मतलब होता है घास से संबंधित अध्ययन हो जाएगा। बैक्टीरियोलॉजी का मतलब होता है जीवाणुओं का अध्ययन। टेक्टोलॉजी की बात करेंगे तो उपार्जित लक्षणों का अध्ययन। भ्रूण विज्ञान की बात करेंगे तो निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता का अध्ययन हो जाएगा। फाइटोपैथोलॉजी जो होता है पौधे के रोग एवं उनके बचाव का अध्ययन हो जाएगा। एग्रोबायोलॉजी की बात करेंगे तो कृषि में पौधों का पोषण एवं जीवन का अध्ययन हो जाएगा। एथनोबॉटनी का मतलब होता है वनस्पति एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन। फार्माकोलॉजी की बात करेंगे तो औषधियों का अध्ययन जो हो जाएगा वो फार्माकोलॉजी हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी की बात करेंगे तो काष्ठी पौधों का अध्ययन रहेगा। कार्योलॉजी जो होता है वो फूलों और बीजों का अध्ययन, फलों और बीजों का अध्ययन। साइटोलॉजी की बात करेंगे तो कोशिका की संरचना और कार्यों का अध्ययन। पोमोलॉजी जो होता है वो फलदार फसलों का अध्ययन रहेगा। एडाफोलॉजी जो होता है तो आपका जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन हो जाएगा। पैडोलॉजी जो होता है वो मृदा का अध्ययन रहेगा। पैडो मतलब मृदा से संबंधित होता है। अब पढ़ लेते हैं जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक जो हो जाएगा। जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक वनस्तु, जूलॉजी के जनक वनस्तु हो जाएगा। बॉटनी के आपके थियोफ्रेस्टस यानी कि वनस्पति विज्ञान जो बॉटनी जिसमें हम लोग पेड़ पौधे के बारे में पढ़ेंगे वो आपका थियोफ्रेस्टस हो जाएंगे। आधुनिक वनस्पति विज्ञान जो होता है कैरोलस लिनियस रहेंगे, ये आपका पूछता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद वर्गीकी टैक्सोनॉमी जो होता है कैरोलस लिनियस, ये भी हो जाएंगे। जेनेटिक्स की बात करेंगे तो ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, जेनेटिक्स क्या हो जाएगा? जेनेटिक्स जो है आपका ग्रेगर जॉन मेंडल। आधुनिक अनुवांशिकी की जो होता है वो टी.एच. मॉर्गन। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक हो जाएंगे। उत्परिवर्तन के जनक म्यूटेशन थियरी जो होता है वो ह्यूगो डी ब्रिज, ये मैंने इसके पहले पढ़ा था जब मैं परिवर्तन वाले चैप्टर कर रही थी। जीवाश्मिकी की बात करेंगे तो लियोनार्डो डी विंसी हो जाएंगे। लियोनार्डो डी विंसी। सूक्ष्म जीव विज्ञान जो है लुई पाश्चर। चिकित्सा शास्त्र जो है वो हिप्पोक्रेटस हो जाएंगे। सूजन निकी की बात करेंगे तो ये आपके फ्रांसिस गाल्टन। पादप कार्य की जो होता है वो स्टीफन हेल्स हो जाएंगे। आधुनिक भ्रूण विज्ञान जो है वो वॉन बेयर।
तुलनात्मक शारीरिकी की बात करेंगे तो जीव क्यूवियर हो जाएंगे। जीवाणु विज्ञान जो होता है लिवेनहॉक हो जाएंगे। कवक विज्ञान जो होता है माइकेली, क्योंकि माइकोलॉजी हो जाएगा। कवक का अध्ययन क्या होता है? कवक के अध्ययन कवक का अध्ययन जो होता है माइकोलॉजी होता है, इसीलिए कवक विज्ञान जो है माइकेली हो जाएगा। भारतीय कवक विज्ञान जो होता है ई.जे. बुटलर हो जाएंगे, ठीक है, ई.जे. बुटलर। फलों फूलों तथा सब्जियों की कृषि को क्या कहते हैं? इसको बागवानी बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। सब्जी की कृषि से संबंधित पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ओलेरी कल्चर। विटीकल्चर की तरह किसका उत्पादन किया जाता है? तो अंगूर का। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म क्या होता है? अर्थवर्म होता है। रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो एपीकल्चर में। फलदार फसलों का अध्ययन खेती को क्या कहते हैं? तो इसको जो तो वो पोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। उसके बाद हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है मृदा विहीन पादप संवर्धन। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि मृदा मतलब उसमें मिट्टी विट्टी नहीं रहेगी, ऐसे ही आपका पादप पता बढ़ेगा, तो उसको हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, केवल जल में। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? शब्दकोश के संयोग। भाषा के संरचना एवं विकास तथा इतिहास का अध्ययन क्या कहलाता है? फिलोलोलॉजी हो जाएगा। प्रतिमाओं या चित्रकला का अध्ययन क्या कहलाता है? आइकोनोग्राफी, आइकोनोग्राफी हो जाएगा। संवर्धन खेती पालन की प्रमुख विधियां और उनके उत्पाद हो जाएगा। एग्रीकल्चर का मतलब होता है फसल संवर्धन, पशुपालन तथा कृषि संबंधी विज्ञान। एग्रोनॉमी जो था फसलों की खेती हो जाएगा। पोमोलॉजी फलों की खेती हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर जो था फूलों की खेती हो जाएगा। वेजिकल्चर जो था सब्जियों एवं पौधों की कृषि, जड़ वाले फसलों की कृषि। ओलेरीकल्चर जो था सब्जियों की कृषि हो जाएगी, ठीक है। ओलेरीकल्चर सब्जियों की कृषि हो जाएगी। विटीकल्चर आपका अंगूर हो जाएगा, विटी से संबंधित होता है ना, वो आपका अंगूर हो जाएगा। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है बागवानी, जैसे कि फलों फूलों सब्जियों मसालों की खेती, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा। अगर आपने यहाँ तक अपनी वीडियो कंटिन्यू कर लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सेरीकल्चर कच्चे रेशम के उत्पाद हेतु रेशम कीट पालन। मोरी कल्चर जो होता है शहतूत की खेती होता है। मोरी की बात करेंगे तो मोरी जो होता है वो शहतूत हो जाएगा, ठीक है। सेरी जो होता है वो कच्चे रेशम के उत्पादन। एपीकल्चर जो होता है वो शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन। एवी कल्चर की बात करें, एबीएस एबीएस की बात करेंगे तो उसका मतलब होता है पक्षी विज्ञान, ठीक है, तो पक्षी पालन हो जाएगा। वर्मी कल्चर जो होता है वो कृषि उत्पादन में वृद्धि। सिट्रिकल्चर जो होता है खट्टे फल। सिट्रिक किसको बोलते हैं? जो खट्टे फल होते हैं उनको सिट्रिक बोलते हैं, तो खट्टे फल और फलों उत्पादों का संवर्धन जो होता है सिट्रिकल्चर हो जाएगा। हाइड्रोपोनिक्स की बात करेंगे तो मृदा विहीन पादप संवर्धन। एरोपोनिक्स की बात करेंगे तो हवा में खेती हो जाएगा। एरोपोनिक्स एक ही होता है, हवा में खेती। एवीकल्चर की बात करेंगे तो पक्षी पालन हो जाएगा। सिल्वीकल्चर जो होता है वो आपका वन संवर्धन। आर्बोरिकल्चर जो होता है वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि हो जाएगा। ओलेरीकल्चर जो होता है वो जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। आर्बोरिकल्चर जो होता है वृक्षों और झाड़ियों की कृषि। ओलिकल्चर जो होता है वो जैतून का उत्पादन, संरक्षण तथा व्यापार। पीसीकल्चर मछली मत्स्य पालन। एक्वाकल्चर जो होता है वो जलीय जीवों का जो होता है वो संवर्धन। ओस्ट्रीकल्चर जो होता है वो व्यापार हेतु सीपों में जो होता है वो कृत्रिम प्रजनन। हेलीकल्चर जो होता है घोंघे का संवर्धन जो होता है हेलीकल्चर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बायोलॉजी की नेक्स्ट चैप्टर टैक्सोनॉमी करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल थोड़ी भी हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।